तो पॉलिटिकल से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आयंगर व्यवस्था क्या है। तो आयंगर व्यवस्था का जो जड़ है या आयंगर व्यवस्था जो है, ये है विजयनगर साम्राज्य समन्वय। विजयनगर साम्राज्य शुरुआत होती है 1336 में। शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है दो भाइयों को, हरिहर और कंकर। और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बाह्य आक्रमण हो रहा था मुगलों का या फिर अन्य बाहरी आक्रमण हो रहे थे, उनसे हिंदू साम्राज्य को बचाना। तो हिंदू साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उस साम्राज्य का स्थापना किया गया था। किसने? उस साम्राज्य का विजयनगर होना था। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राजा बनाते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त माल्याद। किस भाषा में है? तमिल भाषा में। बस तो उसी में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो दो भागों में विभक्त। वहां पे बेसिकली दो टाइप के लोग रहते थे। एक रहते थे अय्यर और एक रहते थे अयंगर। तो अय्यर जो थे वो कॉमन लोग थे। अभी भी आपको अय्यर मिलेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम में है ना श्रेयस अय्यर जी। और एक थे अयंगर। तो आपके सिलेबस में पढ़ना है अयंगर व्यवस्था क्या था। तो अयंगर व्यवस्था जो था ये नायक प्रणाली के अंतर्गत आया था। नायक मतलब वहां का जो पुरोहित वर्ग था। मैंने स्टार्टिंग जब किया तो मैंने आपको एक बात बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी हिंदू साम्राज्य को बचाए रखने के लिए। और जब हिंदू की बात आती है तो फिर यहाँ पे ब्राह्मणवाद की बात है। हिंदू से निकल के जो भी संगठन बना वो ब्राह्मण के विरोध में बना। जो भी धर्म बना, बौद्ध हो, जैन हो या अन्य जो भी संप्रदाय बने, वो ब्राह्मणों से विरोध में बने। तो हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मणेतर परंपरा, ठीक है। तो इस कालखंड में जो अयंगर थे वो राजा के सबसे करीबी होते थे, या यूं कहें कि राजा के वो सलाहकार होते थे। तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो पुरोहित वर्ग का व्यवस्था था, उसको अयंगर व्यवस्था कहा गया। कभी कभी पूछता क्या है कि अयंगर किसके उपासक थे। तो अयंगर जो थे वो वैष्णव धर्म के उपासक, भगवान विष्णु के। और अय्यर जो थे वो किसके उपासक थे? शैव धर्म के भगवान शिव। तो शैव वैष्णव साउथ में दो ही चीजें चलती है। अलवार नैनार भी आप जब पढ़ोगे तो शैव वैष्णव ही। कोई कंफ्यूजन? तो अयंगर व्यवस्था में क्या होता था कि इनको बहुत सारे काम दिए जाते थे और अयंगर नियुक्त की जाती थी। हम लोग, जहां तक मुझे याद है, लगभग 12 अयंगर की नियुक्ति होती थी, ठीक है। और 12 अयंगर में मुख्य काम होता था उनका, पहला काम होता था प्रशासनिक काम। तो प्रशासनिक काम कहाँ होता था? तो गांव स्तर पे, ठीक है। तो गांव स्तर पे या मंदिर स्तर पे उनका प्रशासनिक काम होता था। मंदिरों का, गांव का जो भी लेखा जोखा है उसको लिखना, कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह करना और भूमि का बंटवारा करना। मान लो घर किसी के भाई, दो भाई का भूमि बंटवारा करना, या राजा किसी को दे दिया तो किसको क्या देना है ये तय अयंगर करते। तो लेखा जोखा, कर संग्रह और भूमि बंटवारा ये प्रशासनिक कार्य थे। उनके कार्य से धार्मिक भी, धार्मिक की भूमिका थी। जाहिर सी बात है कि वो पुरोहित वर्ग से आते थे, ब्राह्मण वर्ग से आते थे, पुजारी थे, तो धार्मिक कार्य तो होगा ही। धार्मिक कार्य में क्या था कि पूजा वही कराते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संधान होगा तो अनुष्ठान करता वही होंगे। जब वो हुआ तो वही 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 कराएगा ना, तो अनुष्ठान करता वही होते थे। और राजा के धार्मिक सलाहकार भी वही थे। राजा के धार्मिक सलाहकार भी वही थे। मंदिरों का प्रबंधन का काम भी उन्हीं के जिम्मे था। तो मंदिर का जो आय हो रहा है, व्यय हो रहा है, इसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, ये सब उनके जिम्मे था। तो मंदिरों का प्रबंधन भी अयंगर करते थे। भूमि व्यवस्था से भी इसका संबंध था। तो चलिए, राजा जो थे या तो भूमि देते थे देवदासियों को सेवा के रूप में या फिर ब्राह्मणों को। तो यहाँ भी उन्हीं का अयंगर की ही चलती थी। सामाजिक रूप से बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि जब पुरोहित ये थे तो उच्च वर्ग से आए, तो ये उच्च वर्ग के होते थे और राजा के काफी करीबी होते थे। और अगर भाषा और संस्कृति की बात की जाए तो ये तमिल और संस्कृत भाषा को माने। क्लियर है अयंगर व्यवस्था? कोई कंफ्यूजन है? ओके।
दूसरा क्वेश्चन आया है कि अशोक के 5 राज्य बताइए, यानी कि जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उसमें 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। वो 5 राज्य कौन कौन है? तो एक तो हो गया आपका मगध, जहां से पूरा शासन चलता था, पूरा साम्राज्य चलता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, उदयभद्र ने। एमसीक्यू में उदयन की जगह उदयभद्र भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है उज्जैन, जो पश्चिमी भारत का था। ठीक है, तो उज्जैन हो गया। यहाँ पे क्या था कि जो युवराज होता था वही वहां पे गवर्नर बनता था, यानी कि जो राजकुमार होता था उसको वहां का गवर्नर बनाया जाता था। सम्राट अशोक खुद बाल्यकाल में वहां का गवर्नर रहे थे, तो एक तरह से ट्रेनिंग कैंप। दूसरी राजधानी तक्षशिला थी। तो तक्षशिला क्या था? विवाह फिल्म का गाना था ना, मिलन अभी आधा अधूरा है, तो मिलन स्थल था वो। वहां पे यूनानी शासक, भारतीय शासक और पारसी लोग जो होते थे वहीं पे मीटिंग करते थे। तो मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन वहीं पूरा होता था। ठीक है, और उसके बाद कौशली है, कलिंग, उड़ीसा, जो कि इन्होंने जीता भी था। कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में। बहुत बढ़िया। स्वर्णगिरी, नाम से क्लियर हो जाए, स्वर्णगिरी पर्वत कहाँ है? कर्नाटक में। तो 5वां दक्षिण में। तो ये 5 राज्य आपको क्लियर हो गए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चलता है। इसके कुछ बिंदु हैं जो आप लिख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत होती है 14 जुलाई 1942 से, और वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। कब? 14 जुलाई 1942 को। कहा? वर्धा के कांग्रेस सम्मेलन में। कांग्रेस का अधिवेशन वर्धा में हो रहा था। वहीं पे प्रस्ताव आता है 14 जुलाई को कि अब हमको लड़ाई को तेज करना है, लड़ाई को थोड़ा अटैकिंग मोड में करना है, पॉजिटिव रूप से खेलना है, और इसके लिए प्रस्ताव आता है भारत छोड़ो आंदोलन, और ये पारित हो जाता है। अगले बैठक में, यानी कि 7 अगस्त 1942 को बंबई में जो अधिवेशन होता है, ये पुष्टि की जाती है कि ये प्रस्ताव आया था, ये पारित हो गया। और जब 7 अगस्त को पुष्टि हो गई, तो बेसिकली इसकी शुरुआत 8 अगस्त से होती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त से। प्रस्ताव कब आया? 14 जुलाई। और प्रस्ताव की पुष्टि होती है 7 जुलाई। प्रस्ताव आता है वर्धा कांग्रेस सम्मेलन में, और पुष्टि होती है बंबई कांग्रेस सम्मेलन में। और शुरुआत कहाँ आती है? तो बंबई से। 8 अगस्त 1942 को बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और पहली बार ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार एक भाषण दिया था, वो उनके विचारधारा से अलग। उन्होंने मंच से कांग्रेस अधिवेशन के कहा कि वो अब आ गया है कि हिंसा, अहिंसा, प्यार, सत्य, इन सब उससे अलग हटकर सिर्फ हमें आजादी की बात करनी है, और अब करो या मरो, डू एंड डाई। तो ये नारा काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी जो कि हमेशा अहिंसक रहे थे, उन्होंने कहा दिया कि करो या मरो। और उसके बाद जो हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। 9 और 10 अगस्त को, 8 अगस्त से आंदोलन शुरू होता है। 9 और 10 अगस्त को जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जाहिर सी बात है कांग्रेसी थे, कांग्रेसी पार्टी थी ना, तो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता थे, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, लगभग अरेस्ट कर लिए। उसमें महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? जेल में? नहीं, गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखा गया था, उनको रखा गया था आगा खां पैलेस में। वैसे भी अगर किसी मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, अगर किसी पॉलिटिकल लोगों का अरेस्ट अभी भी होता है, अरेस्टिंग, तो उनको किसी होटल, रेस्टोरेंट या कहीं पे नजरबंद करके रखा जाता है। कभी कभी छात्र राजनीति हम लोग करते थे, हम लोगों को भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था, घर में ही बंद कर दिया जाता था, या फिर उठा के कहीं ले जाकर रख दिया जाता था दिन भर के लिए। जब कोई बड़ा अधिकारी आता था, कार्यक्रम करा के चल जाता था, हमको खाने पीने रहने की दिक्कत नहीं होती थी,
तो ये वहीं से चला रहा है ट्रेन। तो गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में रखा है, ठीक है। मतलब वो है ना सर कि चोरी वोरी कहीं होता है तो थाना वाला ऊपर से ढक देता है। नहीं, वो तो दूसरी बात हो गई, वो तो चेहरा ढकना होता है। ये हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि आपको घर में आप सब काम करो, बस आपको बाहर नहीं निकलना है, बाहर पुलिस वाले आपका पहरेदारी करें, मतलब आपको बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है। हाउस अरेस्ट का मतलब ये है। जिनको आगा खा पुलिस में बंद कर दिया गया, बाकी वहां अंदर में कुछ लोग करना कर सकते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। तो 9 और 10 अगस्त को सभी कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानियों को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आंदोलन भड़कता है और अंग्रेजों के समानांतर सरकारें गठन होनी शुरू हो जाती हैं। जो इंडियंस थे वो कहते हैं कि मैं अपना सरकार बनाऊंगा, घंटा हमको अंग्रेज करने से कोई मतलब नहीं है, किसी का नहीं सुना। उसमें कुछ नाम है, जैसे बलिया, गाना सुने ही होंगे आप लोग, आरा दिले बलिया जिले छपरा हिले ना, सुने है ना, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिले ना। तो जब बलिया हिल गया तो उसका शासन संभाल लिया चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, चिंटू नहीं, चित्तू। हाँ, तो चित्तू पांडे यहाँ पे बोले कि बलिया में हमारा राज चली, अंग्रेज के नाम, अंग्रेज जो कहीं हम नहीं माने। बलिया में भोजपुरी बोला जाता है। वैसे ही सतारा में चले जाइए तो वहां नाना पाटेल ने अपना सत्ता बना दिया, और तापचर में लक्ष्मण नायर, तामलुक में सतीश सामंत जैसे लोगों ने समानांतर सरकार चलाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद आजाद दस्ता का गठन होता है। कौन करते हैं? जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था इसी टर्म में, यानी कि जेपी जो थे वो गांधी के समय के नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने मुंबई से कांग्रेस रेडियो नामक चैनल का संचालन शुरू किया। ये आकाशवाणी सुनते थे ना भाई, तो कांग्रेस रेडियो का संचालन होता है और इसकी संचालन करती थी उषा मेहता। आंदोलन रोकने के लिए आदेश दिए जाते थे और उस आदेश को मानने से आंदोलनकारियों ने इनकार कर दिया। सीधे बोला, कोई बोलते ही रहे है? नहीं मन को तोड़ बच्चों। हाँ, तो आंदोलन रोकने के आदेश को इनकार कर दिया। विद्यार्थियों ने शिक्षा त्याग दी, वकीलों ने वकालत। विद्यार्थियों ने शिक्षा त्याग दी, वकीलों ने वकालत त्याग दी, और विदेशी वस्त्रों और कुछ का दारू, विदेशी शराबों का बहिष्कार किया है, यानी कि विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे और विदेशी शराब नहीं पहनेंगे। मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, श्रमिकों ने हड़ताल कर दिया, और उसके बाद अंततः अंग्रेज झुके और भारत 47 में आजाद हुआ। तो ये था करो या मरो डू एंड डाई, भारत छोड़ो आंदोलन या क्वाइट इंडिया मूवमेंट। कोई कंफ्यूजन? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बना दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर से आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, टीवी पर क्या था? तो जब भारत आजाद होता है, तो जब भारत आजाद होता है तो कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। और अंग्रेजों ने तो बोल ही दिया था कि या तो आप उधर चले जाओ या इधर चले जाओ, और जिनको नहीं मन हो बीच में खड़ा हो जाओ। एक डायलॉग था, आधा बाएं जाओ आधा दाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, आसानी जी का, जिनका कुछ दिन पहले देहांत हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो चाहते हैं पाकिस्तान जा सकते हैं, जो चाहते हैं इंडिया रह सकते हैं, बाकी स्वायत्त रह सकते हैं, स्वतंत्र नहीं स्वायत्त रह सकते। तो ऐसे 565 देशी रियासत थे, उनको एक करने का जिम्मा मिला भारत के गृह मंत्री सह उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनका साथ निभा रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू। कुछ दिन पहले एक बड़े नेता
बहुत बड़े नेता थे नहीं हैं, ने एक भाषण दिया कि नेहरू जी ने पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया चुनाव के बाद। वो इतने ज्ञानी नेता थे, आप समझ लीजिए, ये जानना जरूरी है कि भारत में पहली सरकार कब बनी, 1951-52 में चुनाव हुआ था, 52 के बाद 52 में रिजल्ट आया, उसके बाद जनवरी में। और पटेल जी की मृत्यु हो गई थी 50 में। अब हमको अभी तक समझ में नहीं आया उन आदरणीय नेताजी के लिए जो कभी कहते थे कि हम इंटर के बाद 12 करा देंगे, कि अगर पटेल जी 50 में पटेल जी की मृत्यु हो जाती है तो 52 में उनको प्रधानमंत्री बनने से नेहरू जी कैसे रोकती? कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री बनने की बात है, और संसद में दिया हुआ ट्रीटमेंट, और वो भी भारत को मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, भारत का छोटा नेता नाम नहीं है, कौन बोले थे? किसी न किसी पार्टी को चाणक्य कहे जाते हैं। अरे उनसे ही पूछा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो लोग नहीं पढ़े होते हैं, आजकल दुनिया एक नया ट्रेंड चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेक न्यूज का। तो आप लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हो, पढ़ लिख रहे हो, तो चीजों को समझना चाहिए। तो जिम्मा मिला था पटेल जी को, वही नेहरू जी ही दिए थे, क्योंकि देखिए हर कोई का बहुत से मांग होता है। अब चुनाव हुआ नहीं था, अंतरिम सरकार में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, चुनाव तो 52 में हुआ, उसके बाद में वो बने। तो कहने का मतलब है कि इनको एक करने का जब जिम्मा दिया गया तो उन्होंने देसी रियासत के राजाओं को कहा कि आप मेरे में शामिल हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई माफिया में शामिल हो जाएंगे, मेरा इतना बड़ा किला है, इतने नौकर चाकर हैं, ये कैसे होगा? तो पटेल जी ने कहा कि जो आपके यहाँ से इनकम आएगा, जो भी टैक्स आएगा, उसका कुछ हिस्सा आपको वेतन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो इसी वेतन भत्ते को कहा गया प्रीवी पद। ठीक है, और ये प्रीवियस दिया गया, तमाम रियासत भारत में शामिल हो गए। कुछ लोगों ने इधर उधर किया तो वहां पे जनमत संग्रह, सैन्य अभियान जैसे भी हो शामिल किया गया। उसके बाद प्रीवी पद की आलोचना भी हुई। बहुत लोगों ने कहा कि देश का पैसा, प्रॉपर्टी टैक्स राजाओं महाराजाओं को दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन पटेल, नेहरू और इनकी टीम का मानना था कि कोई गाली देता है, आलोचना करता है, या उसको जो करना करे, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैटर है वर्तमान में देश की एकता और अखंडता को बचाए। तो चंद पैसे के लिए देश का 565 भागों में विभाजन हो जाना, ये तो सही नहीं था। जिस आलोचना को दरकिनार करते हुए प्रीवी पद को लागू। उसके बाद समय समय पर आर्थिक न्याय या अन्य बातों को लेकर इसको हटाने का प्रयास भी किया जाने लगा, और नेहरू जी तो असफल थे, वो इसको नहीं हटा। शास्त्री जी आते हैं, शास्त्री जी का कालक्रम बहुत छोटा सा रहा है, 64 में या 66 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी बीच 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत में अकाल पड़ता है, हरित क्रांति के लिए शास्त्री जी प्लान बनाते हैं। 66 के बाद हरित क्रांति योजना आता है, पंचवर्षीय योजना में। तो ये जब चीजें होती हैं तो फिर एंट्री होता है इंदिरा गांधी। और 67 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने प्रीवी पद को की मांग को खत्म करने का, जो मांग चला रहा था कि प्रीवी पद को खत्म किया जाए, इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने पब्लिक से वादा किया कि मैं अगर आती हूं तो प्रीवी पद को खत्म हो। ठीक है, प्रीवी पद देना किसको था? राजा राजा रजवाड़ा को खत्म करना मतलब हर राजा रजवाड़ा का अपना एरिया में एक प्रभाव होता है, क्योंकि उन्हें वही ज्यादा जमीन देकर बसाए होते हैं, तो लोग उनके भक्त टाइप के होते हैं। तो एक बड़ा डिसीजन लेना था इंदिरा गांधी को, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद उनका राय था कि प्रीवी पद को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उनके ही डिप्टी पीएम मोरारजी देसाई, उनका यह मानना था कि प्रीवी पद को खत्म करना गलत है, ये खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जिसके चलते ही बाद में कांग्रेस टूटी।
इंदिरा गांधी का मतलब था कि भाई पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को जाए। राजाओं की बात थी तो जब तक होते तब तक दिया गया, और नहीं तो फिर सरकार उसको हैंडल, उसको भी कब्जा में ले लेगी, सरकार उस पर देख रेख करेगी। मान लो लाल किला या जो भी ताजमहल जो भी बनेगा ना, ये भी किसी ने बनवाए थे, लेकिन राजा राजा के जगह पे सरकार उसको अपने अंदर में करके लेके उसका देख रेख कर रही है ना। तो इंदिरा गांधी ने ये घोषणा की, और प्री कोर्स व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में 69 में संविधान संशोधन करने के प्रयास किए, क्योंकि उसके लिए कानून में बदलाव करना पड़ता है, कानून बना दिया गया था, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी था। लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं मिलने के चलते ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। फिर चुनाव होता है, चुनाव जीतती है, और 1971 में इसे कानूनी रूप से संविधान संशोधन करके प्रिय पक्ष को, तो प्रिय पक्ष में कुछ संदेह किसी को है? कोई डाउट? चंद्र सब चांदी नन्ही स्वाति नहीं ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुरक्षा परिषद का संगठन और कार्यों का वर्णन करें। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद एक अंग है, उसके छह है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के। महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और सांस्कृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद, और एक और था ना, कांची हुआ है आर्थिक परिषद, नहीं सामाजिक आर्थिक तो एक ही होगा। महासभा, महासभा, सचिवालय दो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ ये सुधा ठीक हो गया। तो ये थे सुरक्षा परिषद, इसका संगठन कैसा होगा और कार्य क्या होगा। तो सुरक्षा परिषद का जो संगठन है, शुरू में इसके सदस्य थी, संख्या थी 5+6, तो कितना हो गया 11। शुरू में इसकी सदस्य संख्या थी 11, तो 5 ये कौन थे? ये 5 थे ABCRF, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस, इनको वीटो पावर मिला हुआ है। और ये जो 6 थे, ये थे टेम्पररी मेंबर, जो 2 साल के लिए होते हैं। लेकिन बाद में टेम्पररी मेंबर की संख्या 28 सदस्यों की संख्या बढ़ के 10 हो जाती है, और अब में कितने सदस्य हैं? 15। तो इसका संगठन होगा, सुरक्षा परिषद सदस्य संख्या कितनी है? 15। तो 5 सदस्य एशियाई अफ्रीकी देशों से होते हैं, और 5 सदस्य वेस्टर्न कंट्रीज से। 10 है ना, ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें 5 जो हैं पश्चिमी पूर्वी देशों से होंगे, और जैसे अमेरिका के इलाके के जो देश हैं, और 5 जो होंगे वो एशियाई अफ्रीकी देशों से होंगे, या एशिया से होंगे या अफ्रीका से, या दोनों से मिला के। ठीक है। अब सवाल है कि इनके कार्य क्या क्या है। तो अच्छा, 10 में भारत हमेशा लगभग मेंबर रहा है, कई बार इस भारत को चुना है, इससे प्रतिनिधित्व है। एशिया से भारत लगभग हमेशा अस्थायी सदस्य के रूप में वहां पर रहा है। कार्य क्या है? तो पहला काम है कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना, सुरक्षा, शांति, और अगर कहीं युद्ध हो रहा है उसको रुकवाने का प्रयास करना। दूसरा काम है कि कोई भी देश अगर किसी देश का शिकायत किया है तो उस पर विचार कर। मान चलो भारत शिकायत कर दे कि पाकिस्तान हम पर हमला करता है, उसको विचार करना होगा। पाकिस्तान शिकायत कर दे कि भारत हम पे हमला करता है, तो उसको विचार करना होगा, सही गलत क्या होगा, तो ये लोग डिसीजन। तीसरा काम है
कि सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों और निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैन्य कार्यवाही भी कर सकती है। तो सुरक्षा परिषद अगर कोई निर्णय दे दिया, जैसे उन्होंने निर्णय लिया था कि कुवैत को मुक्त कराना है, नहीं हुआ, तो सैन्य कार्यवाही का आदेश दिया था ना अमेरिका को कि सब लोग मिलकर उसको मानो, तो सैन्य कार्यवाही बल प्रयोग भी कर सकता है, इसको ये अधिकार। और ये सुरक्षा परिषद का ही काम है कि महासभा के साथ मिलकर जजों की नियुक्ति कर। और कोई क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में आप लोग का? इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है।